जो है ज्योग्राफी के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ों को थोड़ा समझ ले, ख़ास तौर से ऑप्शनल के मामले में आप लोगों को सबसे पहले इस बात को जानना ज़रूरी है 2025 का जो भी पूरा मॉडल है, अब सौभाग्य से 2025 का पैटर्न भी है और 2025 चल रहा, लगभग इसका 50% अगर हम देखें तो केवल 3 सब्जेक्ट तुम्हारा कवर करवा देगा। पहली बात, इसमें ऐसे के ऊपर कोई है ना आपको जो है चर्चा नहीं करता। इसके बाद GS4 जो है इसके ऊपर भी 15-20 दिन लोग पढ़ते हैं और सबसे है ना इस पर लोग तैयारी ज़रूर करते हैं, लेकिन इसमें 300 प्लस जब तक नंबर नहीं आएगा तुमको दुनिया की कोई ताकत IAS नहीं बना सकती। अब उसमें भी कैटेगरी वाइज आगे बताऊंगा मैं। तो मान लीजिए कि ये 1000 नंबर जो है अकेले 3 सब्जेक्ट से आता है ना। अब ऐसे में देखोगे तो 2 ही क्वेश्चन करना है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप कर लिए। इसके बाद GS में देखेंगे तो लगभग 7 केस स्टडीज होता है, 8 सवाल होते हैं, 15 क्वेश्चन है ना GS4 में करना है। ऑप्शनल पेपर में जो है 5-5 10 क्वेश्चन करना है। पहला और पांचवा कंपलसरी है ना, पकड़ते भी है तो भी 8 छोटे क्वेश्चन उसके अंदर है, 8-8 और 3 11-11 क्वेश्चन, मतलब टोटल 22 क्वेश्चन करने हैं। यही GS 1 2 3 में देखेंगे आप मिलाकर कितने क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, 60 क्वेश्चन। 22 5 27 10 37 और 40, यहाँ पर 40 क्वेश्चन में कितना नंबर मिल रहा है, 1000। पहले इस बात को जान ले। और GS 1 2 3 ये ऐसे पेपर है कि इसमें लगभग पूरी दुनिया में जितना भी सीरियस लड़का IAS का तैयारी कर रहा होगा उनका नॉलेज लगभग समान होता है, उसमें 2-4 नंबर तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर फ्लक्चुएशन या संभावना 2 या 3 नंबर बढ़ने की इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर संभावना लगभग 50 नंबर जो है बढ़ने की है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे तो हम एग्ज़ाम तक नहीं पढ़ते, और अभी भी मैंने कहा आपको है ना, सिंपल से सवाल पर भी है ना क्या होता है ना। तो गांधी के बारे में अभी जो मैंने समझाया एथिक्स के पेपर में, वो समझाने का मतलब ही था कि सिंपल सी सोच पर भी आप बड़ा सा बड़ा ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बता सकता हूँ कि गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में जो भी भोगा होगा, उसके बाद ब्रिटिशों के राज्य सत्ता को आखिरी कील ठोकने का काम उनके पंचा ने किया था। बस हो गया, अब तुमको समझ में नहीं आएगा, प्रोसेस मैंने बता दिया। असल में इस पेपर के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम साइकोलॉजी को नहीं समझते और 60% पेपर साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसे को हम लोग कैजुअली लेते हैं। असल में ये 250 नंबर का पेपर है, इधर GS 1 2 3 4 भी 250 नंबर का है, और ऑप्शनल का 2 पेपर में से हर एक ऑप्शनल का पेपर जो है वो भी 250 का है। अक्खा पेपर हम लोग इस तरीके से इस एटीट्यूड के कारण गवाएंगे। और एटीट्यूड कैसे पैदा होता है, पहला चीज़ क्या बताया था, है ना, उसके बाद क्या बताया था, व्यू, है ना, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, एटीट्यूड। अब इन 2 पेपरों के खिलाफ या 3 पेपरों के है ना संबंध में, साथ खास तौर से जो 2 पेपर के संदर्भ में हमारा एटीट्यूड क्यों बना, क्योंकि हमारी सोच इतनी गंदी है ना। 2 ही लिखना है, आराम से लिख देंगे, ये आराम से लिख देंगे वाला जो एटीट्यूड है ये लेकर डुबोएगा तुमको, और सबसे कम नंबर यहीं आते हैं लोगों को। असल में ये बहुत मार्क फिचिंग वाला एरिया है, उसमें से हम लोग आज बात करेंगे केवल इस 500 नंबर की। ये मोस्ट क्रिशियल पेपर है तुम्हारी प्रिपरेशन का, और 500 नंबर का एवरेज रखता है अपने हिस्से में। कैटेगरी कोई भी हो, मैंने कहा प्रीलिम और मेंस में कैटेगरी का तुमको कोई लाभ नहीं होता, तुमको लाभ होता है IAS के इंटरव्यू के बाद। जब आप कैडर में जाते हो, जब आपको रैंक अलॉट होती है, तब तक आपको रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारा कंपटीशन होता है, इसलिए रिजर्वेशन ना के बराबर है, आपको करना पड़ेगा ओपन कैटेगरी में प्रिपरेशन। ये बात अपने दिमाग में रख लो। लास्ट में जब रैंक अलॉट होगा वहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको उसका फ़ायदा, लेकिन इंटरव्यू तक आपको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिलता, खास तौर से UPSC में। इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल लो।
लगभग 290 से लेकर 310 नंबर ये मिनिमम बताया, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है ना। दीप्ति सिंगला का नंबर देखो 336 है पिछले साल का। उसके बाद जुनैद अहमद का नंबर देखो 326 है, इसके 2 साल पहले वाला, है ना। बहुत सारे है ना जो ज्योग्राफी लेकर इस साल आपको जो बने हैं लोग, तो 320 प्लस ही हैं सबके जितने टॉपर्स हैं, बाकी तो और है ना। उसके बाद वो मीना नाम की वंदना मीना है ना, उसका देखो 334 नंबर है, साधारण नंबर नहीं है, समझ में आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 300 को टच नहीं करता आपका ऑप्शनल का नंबर, तो आपका उस साल आईएएस में नहीं होगा। जीएस 1 2 3 4 कॉमन चीज़ है, और उसमें जैसे मैंने कहा सभी का नॉलेज लगभग थ्रेशोल्ड होता है, इसलिए उसमें नंबर ना आपको जो है क्या कहते हैं अचीव्ड करने का एवरेज और अवसर थोड़ा कम होगा। थोड़ी सी इन सब बातों की दिक्कत है ऑप्शनल पेपर के अंदर, उसको हम देखेंगे। तो 290 से लेकर 310 जो है, तो लगभग 150 का एवरेज चाहिए आपको। वंदना मीना का नंबर देखोगे दोनों पेपर में सेम नंबर है इस लड़की को। अब ऐसा इसलिए हुआ, आगे बताऊंगा कि क्यों। हम लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को अलग अलग पेपर देखकर या समझकर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात, अब करना क्या है ये बताएंगे। सबसे पहले ये पढ़ लो, तो आपको प्रॉपर आईएएस आईपीएस का सिलेक्शन चाहिए, तो इतना नंबर तो ऑप्शनल पेपर में लाना ही पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। चाहे कैटेगरी ओपन हो, ओबीसी हो या एससी और एसटी कोई भी हो, कोई लेना देना नहीं उससे। ये नंबर है बस। अपनी फ्रीक्वेंसी को याद कर लो कि इसके बीच में मैं कितना ला सकता हूँ, या नहीं बन रहा है तो मैं क्या प्रयास करूँगा, ये आपको तय करना है, पहली बात। दूसरा, आपको अभी बहुत सारे लोग बताएंगे, पहली चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ को हम समझाने की कोशिश करते हैं। मार्केट में बहुत सारे है ना लोग हैं कि वो कहते हैं ये ऑप्शनल रख लो इसमें बहुत अच्छा नंबर आता है, ये ऑप्शनल रख लो इसमें बहुत अच्छा नंबर आता है। कहने के लिए हम यहाँ कह दे सारे ऑप्शनल में नंबर आता है, क्योंकि जितने ऑप्शनल यूपीएससी ने दिए हैं सभी सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल पेपर समझकर सारे लोग ही ऑप्ट करते हैं। इंजीनियरिंग वाला भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेके पास कर रहा है, ऐसा कोई है नहीं, समझ में आ रहा। अब ये आपको तय करना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट से देना है। साधारण तौर पर हम जब कभी भी ऑप्शनल पेपर को चूज करते हैं तो कुछ हमारे दिमाग में होती है बातें, समझ में आ रहा ना। अभी मैंने एटीट्यूड की बात बताई कि कुछ चीज़ें सोच के हम लोग पहले से तैयार रहते हैं। जैसे मैंने अभी डिफरेंस बताया आपको, विश्वास मान्यता धारणा के बीच में क्या डिफरेंस है कि नहीं। तो अभी तक आपने कोई एग्जाम नहीं दी, लेकिन आपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ धारणा बना ली। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल के टॉपर्स को देखने के बाद, उनके 4 इंटरव्यूज लेक्चर देखने के बाद है, और हमारे जैसे कुछ महारथी बैठे मार्केट में, वो समझाते आपको कि ये पेपर में नंबर नहीं आता, इस पेपर में नंबर आता है। अब ऐसा क्यों कहा भाई तुमने, तो उनके पास भी इसका कोई जवाब है नहीं। असल में कौन से नंबर में किस साल, कौन से ऑप्शनल पेपर में कौन से सब्जेक्ट में किस साल नंबर अच्छा आया, इस बात का तो जवाब यूपीएससी ही दे सकता है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि क्यों ऐसा हुआ। मान लीजिए कोई आदमी एकदम जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है एमडी करके आया भारत में है, और बहुत 3-4 सालों से रिसर्च कर रहा है जबरदस्त तरीके से, और उसको चूल चढ़ी कि इस बार का यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम देंगे हम, है ना। और उसने जो है ह्यूमन एनाटॉमी को एज एन ऑप्शनल पेपर के रूप में चुन लिया, और पूरे हिंदुस्तान में ये अकेला कैंडिडेट है। तो कंपटीशन कितना परसेंट हुआ? 100%। और यह आदमी अकेला पास हो जाए तो रिजल्ट कितना परसेंट हुआ? 100%। गधे हो तुम, है। तो हमारे जैसे कुछ लोग 9.8%, 6.1%, ये सक्सेस रेट तुमको दिखाकर बता रहा है कि इस ऑप्शनल में अच्छा नंबर आता है, तो इसमें क्यों नहीं आता? मैं भी लूंगा ह्यूमन एनाटॉमी, मुझे आना है। इसलिए जो तुम्हारे दिमाग में रखी गई है बातें कि इनको नंबर आया तो मुझे भी आ जाएगा, इसमें बहुत लोगों को आ रहे हैं इस साल तो हमको भी आ जाएंगे, ये निकाल के बाहर कर दो सबसे पहले।
एक ही क्राइटेरिया है ऑप्शनल पेपर में नंबर लाने का, हर पेपर में नंबर आता है। एक जमाने में, हमारे जमाने में फिलॉसफी में नंबर आता था, अभी तो पाली निकाल दिया यूपीएससी, पाली था पहले, पाली लिटरेचर, समझ आ रहा। और जो यूपीएससी के सबसे बड़े टीचर है आज की तारीख में, विकास दिव्य कीर्ति, उन्होंने पहली बार हिंदी लिटरेचर को लॉन्च किया था। जिंदगी में जो आदमी नहीं पढ़ा कभी, वो फिलॉसफी पढ़े हुए लोग हैं। और उनका पाली था, 2 ऑप्शनल लेने पड़ते थे 2008-9 तक, तो एक पाली और दूसरा हिंदी लिटरेचर, लिटरेचर वो भी पाली लिटरेचर था। अब निकाल दिया यूपीएससी 2012 के बाद, समझ में आ रहा है। तो पहली बार उस वक्त हिंदी लिटरेचर के बारे में सोचते थे लोग। आज जो उठ सूट हिंदी लिटरेचर का लिट आता है तुमको कुछ, तो सबसे बात ये होती है, समझे इन सब चीज़ों को। हर एक ज़माने में हर एक ऑप्शनल से नंबर, क्योंकि यूपीएससी ने जो ऑप्शनल की लिस्ट बनाई है वो यही सोचकर बनाई है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं मेरे को कि जीएस में भी लाभ हो जाए सर, ऐसा ऑप्शनल चाहिए, मतलब 2-in-1 वाला कार्यक्रम चाहिए, कॉम्बो पैक चाहिए आपको, एक के साथ एक फ्री। आदत ही ऐसी गंदी पड़ी है, सरकारों ने आदत बिगाड़ दी तुम लोगों की, बिजली फ्री, पानी फ्री, सड़क फ्री, है ना, एजुकेशन फ्री, तो एक के ऊपर एक फ्री। मास्टर भी बता दे हमको कि इधर भी फायदा होगा, इधर भी फायदा होगा, इससे में भी फायदा होगा, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा ले भैया और आईएएस में बैठ जा। गजब गजब सोचते हैं आप लोग, है ना। बिल्कुल ऐसी गंदी सोच मत रखना। दूसरी बात, मैंने कई बार बताया, जहां आप मेंस के सिलेबस को पढ़ते हैं तो इसमें कंपलसरी वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर नेचर क्या रखा, यूपीएससी क्वालिफाइंग नेचर रखा हुआ है। इंग्लिश और मराठी में क्या करना है, जस्ट क्वालिफाई करना है। 100 में से 35 नंबर लाने इसके अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1.5 लाख लोग ये भी नहीं कर पाते हर साल के मेंस में। दूसरा चीज क्या है, जीएस का जितना भी पोर्शन रखा हुआ है ये क्या है, एक जनरल थिंकिंग ऑफ अ कैंडिडेट, इसको कहते हैं कैंडिडेट्स क्रिटिकल एबिलिटी। जो भी जनरल स्टडीज में कंटेंट आपको रखा गया है तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी वाला पेपर है, जैसे कि आप सिसेट में पहले पेपर में पढ़ते हो। इसका मतलब हुआ क्रिटिकल, कैंडिडेट्स क्रिटिकल एबिलिटी को पूछता है कि आपके अंदर क्रिटिक करने की क्षमता है कि नहीं। अब क्रिटिक करने की क्षमता तो तब आएगी ना जब, है ना, ये 2.5 किलो का होगा आपके पास, है ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, जनरल स्टडीज का मतलब ये हो गया कि जो भी जनरल में आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप अपने व्यूज को, अपने थिंक को रख सकते हैं कि नहीं, ये हो गया इसका क्राइटेरिया। ऑप्शनल के बारे में क्या है भाई, ऑप्शनल में आपसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो। तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब इसका फायदा जनरल स्टडीज में कैसे होगा, डिमांड इसकी कुछ अलग है और डिमांड ये प्रोवाइड कुछ अलग कर रहा है। और हम सोचते हैं कि जीएस में भी फायदा हो जाए, इधर भी हो जाए, है ना, बीवी के साथ बच्चा भी फ्री मिल जाए, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। कुछ प्रोसेस है उसका ना, है, तो पहले आपको 9 महीने वेट करना पड़ेगा। गजब सोचते हैं, इसका कहीं पर लाभ नहीं होगा। तीनों क्राइटेरिया जो मेंस के सिलेबस में दिया वो सबका नेचर अलग अलग है। अब जब नेचर अलग अलग है तो इसका लाभ इसमें, इसका लाभ इसमें कैसे होगा। नहीं, इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, कहीं नहीं करोगे, है ना। ये अपने हाथ से अपने अंदर जहर की बोतल घोल के पीने जैसा है, ये काम मत करना। ये एक स्पेशलाइजेशन मांगता है। जनरल स्टडीज में कहाँ पूछ रहा तुमको थिंकर्स, जो आप ऑप्शनल पेपर में पढ़ते हैं। फिर थिंकर्स दिखा दो ना, पहले पेपर का कोई तो थ्योरी बता दो यार कि जीएस में पढ़ना पड़ता है आपको, इमाइल दुर्खिम पढ़ना पड़ता है कि रोस्तो पढ़ना पड़ता है कि वेबर पढ़ना पड़ता है कि एरिस्टो पढ़ना पड़ता है। वही तो सिंगल क्वेश्चन होगा 2012 से 2025 तक आया होगा मेंस में। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ऐसे महारथियों के चक्कर में मत आया करो, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर क्रिटिकल कैंडिडेट्स एबिलिटी वाली बात है, यहाँ स्पेशलाइजेशन आपको नहीं चाहिए। एक जनरल अप्रिसिएशन, जनरल इंफॉर्मेशन से काम चल जाता है, समझ में आ रहा ना। इसीलिए यहाँ पर 5 ही को सवाल दिए हैं, यहाँ पर भी 20 दे देता जनरल स्टडीज की तरह। यहाँ क्यों दिए 5, क्योंकि आपसे एक विशिष्ट जानकारी चाहता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। पहली बात तो इस सब्जेक्ट को आने वाले समय में खत्म कर देगा, लेकिन अभी नहीं।
बहुत सारे स्टेट ने ख़त्म कर दिया, राजस्थान में नहीं है, गुजरात ने अभी अभी ख़त्म कर दिया और यूपीएससी 10 साल से इस पर सोच रहा है कि इसको रख कर क्या करे, 2 पेपर और जीएस के बढ़ा दो या फिर इधर वेटेज बढ़ा दो, ऐसा चल रहा है। लेकिन आप सोचना, आप चिंता मत करना, अभी 5-7 साल और कुछ नहीं होने वाला। यूपीएससी सोच रहा है, यूपीएससी सोचता जब है तो 5 साल सोच में गुजारता है, समझ में आ रहा, और फिर उसके कुछ हिंट्स दे देता है आपको कि भविष्य में जो है क्या हो जाएगा, बदलने वाला है। लेकिन 2012 में बदला, अब बदलेगा ना सिलेबस, जब भी बदलेगा तो ऑप्शनल नहीं रहेगा, इतना बात तो तय है। लेकिन वो कब करेंगे वो अभी तो फिलहाल उनका कोई विचार है नहीं इसमें। और असल में देखा जाए लड़का लोग इसमें ज़्यादा परेशान हैं और कई राज्यों ने सुविधाजनक कर दिया इस चीज़ को, उनके एक्सपीरियंस यूपीएससी सीख रहा है, हाँ अब ये बेटर है, समझ में आ रहा। तो गुजरात पीसीएस में जो राज्य सेवा होता है उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी ख़त्म कर दिया, हरियाणा में भी नहीं है, बहुत स्टेट सर्विसेज में नहीं है आपको। इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले भविष्य में, लेकिन जब तक नया सिलेबस या कुछ हिंट्स नहीं मिल जाती और यूपीएससी बता कर करता है, ये एमपीएससी नहीं है, समझ में आ रहा, ये बता कर करेगा आपको कि, और उसका हिंट्स आपको 2 साल पहले मिल जाता है पेपर के माध्यम से। कई जगह पर मैंने यूट्यूब चैनल पर भी अपने वीडियोस डाले हैं, पैटर्न का भी वीडियो डाला था, उसका जो नमूना है 2022 में बता दिया था यूपीएससी, टेबल में 3 कॉलम देने वाला, पहले 2 ही कॉलम देता था हम जब तक देते थे, तो 2022 में पहली बार दिया, 2023 में लगभग 38 क्वेश्चन उसी पैटर्न पर ठोक दिया। तो जब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखते हैं तो इस पैटर्न को भी ऑब्जर्व आप करेंगे, है ना। तो हम पीवाईक्यू सिर्फ जो है सही आंसर लगाते हुए जाते हैं ना, ऐसा काम नहीं करना, फिर मेंटरशिप में बताऊंगा कि क्या करना। तो अभी फिलहाल डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी जो क्राइटेरिया उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा हमको, उसका कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसमें थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन आपसे मांगता है। लगभग सेकंड पेपर जो है मान लीजिए कि जीएस 5 होता है, मतलब एक ही पेपर है ऑप्शनल का पहला कि जिसमें आपको थोड़ी थ्योरी पढ़नी है। इसलिए जब भी आप जीएस 2 को पढ़े, सब्जेक्ट कोई भी हो, समझ में आ रहा, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या और कुछ हो, सोशल साइंसेस हो, टेक्निकल बैकग्राउंड का कोई भी सब्जेक्ट हो ऑप्शनल आपका, उसमें पहले पेपर को आप बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे और दूसरे पेपर का एटीट्यूड जो है आपका पढ़ने का वो जनरल होना चाहिए या होता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करंट बेस होता है। इसलिए ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट हो, इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट हो, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट हों, सब में सेकंड पेपर लगभग प्रैक्टिकल होता है, अप्लाइड होता है। इसलिए पहले पेपर का पढ़ाई करने के बाद सेकंड पेपर में जब भी आपका अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का, वो एक करंट इवेंट बेस्ड होना चाहिए, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अपीयरेंस होंगे। इसलिए जो भी आप करंट के लिए रोज़ पेपर न्यूज़ मैगजीन पढ़ते हो उसमें से उस एटीट्यूड से उसको पढ़ना जरूरी है, जनरल स्टडीज़ के लिए भी और ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर हो गया। तो ये तीनों स्टेज में तीनों जो पैटर्न दिया गया है उनका सोच जो है यूपीएससी का इनके प्रति अलग अलग है। आखिरी में जितने भी आप अपने तर्क लगा लो कि सिलेबस छोटा होना चाहिए, कितना सिलेबस छोटा होना चाहिए, 2-4 दिन में होने वाला होना चाहिए कि 2-4 माह में होना चाहिए कि 12 महीने होना चाहिए। मान लीजिए कि 15 दिन में हो जाता है, महीने भर में हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया एसे के लिए लोग 8 दिन पढ़ते हैं, जीएस के लिए महीना भर का स्ट्रैटेजी अनेक यूट्यूब चैनल वाला है ना देख रहा है तुमको, 1 महीना काफ़ी बोलता है। हम पढ़ाए तो साला 1 महीना में तो हमारा एक ही टॉपिक ना हो, और जिस गति से हम चल रहे हैं होगा 1 महीना में, हमको तो नहीं लगता, मुझे खुद नहीं लगता कि 1 महीना होगा। तो ये कहते हैं 1 महीने में हो जाएगा, तो ये एटीट्यूड लेकर डुबोएगा आपको, है ना। तो इसीलिए ऐसे और एथिक्स में नंबर नहीं आता तुमको, जो एक परसेप्शन बना लिया, एथिक्स बहुत ऊपर की बात है। ये 2012 से चल रहा है, 2012 से तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। 2012 से लोगों ने सोच लिया यार पहली बात क्या है, हमको सिर्फ किताब ही दिखनी चाहिए। अब एथिक्स की कोई किताब है नहीं पर्टिकुलर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सब्जेक्ट है। इसमें जो है साइकोलॉजी बेसिक सब्जेक्ट है जो 60% पोर्शन को क्या करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और पहला टॉपिक, 4 टॉपिक तो 60% ये खा लेता है। दूसरा फिलोसॉफी वाला टॉपिक है, टॉपिक नंबर केवल 5 इसके लिए आता है आपको, जो सेपरेट दिया हुआ है ना।
पहला टॉपिक और लास्ट के दो टॉपिक जिसमें लोक प्रशासन में सूचिता या प्रोबिटी इन गवर्नेंस दिया हुआ है, इसमें सवाल आता है सोशल साइकोलॉजी का, ये सामाजिक मानस शास्त्र से बिलोंग करता है। और लास्ट के जो 2.5 टॉपिक है वो बिलोंग करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। इस अकेले टॉपिक में 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है। अब असली गेम तो इसी में है। हमको खुद अपना साइकोलॉजिकल एटीट्यूड नहीं पता तो हम लोग केस स्टडीज में क्या कर पाएंगे। और दूसरा, केस स्टडी बेस्ड पेपर होने के कारण लगभग 50% पेपर को हम इग्नोर कर देते हैं। समझ में आ रहा है इसमें नंबर क्यों कम आता है? एवरेज नंबर आता है 85 से 90 इसके अंदर, तो ये जनरल नंबर है। लेकिन जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कुछ लोगों को 136 163 नंबर भी आया। तो निशान जैन को देख लो 129 नंबर है इसके अंदर, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो ये कैजुअली किसी चीज़ को मत लेना। मेंस का जितना भी सिलेबस है आपको सबको समान वेटेज है, सबको समान आपको जो पढ़ाई के लिए वक्त देना पड़ेगा, है ना। तो शॉर्ट सिलेबस होना चाहिए ऐसा हम सोचते हैं, भले ही फिर उसमें नंबर आए या ना आए। तो तुम्हारा क्राइटेरिया तो वही था कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। कुछ लोगों को जल्दबाजी बहुत हो जाती है कि बस 2-4 महीने में हो जाए भाई, लेकिन नंबर नहीं आता मेरे भाई उसमें, क्योंकि मैंने वो ह्यूमन एनाटॉमी वाला पहला ही एग्जाम्पल बता दिया आपको। तो फिर वो सब्जेक्ट ले लेना पड़ेगा, है ना। तो जो सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर जितना मांगता है उतना देना ही पड़ेगा। लगभग सारे ऑप्शनल को कवर करने के लिए 6 to 8 मंथ का समय लगेगा। लेकिन एक बार अगर कोई ऑप्शनल चुन लिया है आपने, इसको बदलना नहीं है आपने, क्योंकि नहीं तो ये और करना पड़ेगा आपको। इसलिए ऑप्शनल को बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए। बहुत रिसर्च, बहुत सोचने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऑप्शनल में नंबर केवल एक चीज़ से आते हैं, क्योंकि अंत में हम लोगों को चाहिए पास होने के लिए क्या? नंबर। और नंबर कितना चाहिए? 290 में से, या 290 से लेकर 310। अब ये यहाँ तक पहुँचने का एक ही तरीका है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता, बस। अब इंटरेस्ट नहीं हमको ज्योग्राफी पढ़ने में, तो फिर हम क्या करें सर? छोड़ दो। एक ही क्राइटेरिया, बाकी कोई भी क्राइटेरिया नहीं तो आप बता दो मुझे। सबकी काट और सबकी तार्किक जवाब है हमारे पास। सर मटेरियल होना चाहिए, तो आज कोई दुनिया AI में घुस गई है ना, तो जो मांगोगे वो गूगल बाबा दे देगा आपको। नहीं भी मिलता है तो वो ज़माना चला गया। 2012 में लाखों करोड़ों का मटेरियल पड़ा हुआ है, लाखों अरब फाइलें पड़ी हुई है, कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए आप। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो UPSC ने दिया है उसका मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। वो ज़माना गया 2010-2005 में हुआ करता था। सारे NCERT अपलोडेड है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते, बराबर है। इसका मतलब जो है मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, वो कहीं, है ना। आपको आज कोई भी मटेरियल हिडन नहीं है। हाँ, कोचिंग क्लास मेंटोर अच्छा होना चाहिए सर। अब इस बात का कोई क्राइटेरिया है नहीं, हम बता नहीं सकते आपको कि कैसा होना चाहिए। और लगभग सभी लोग लगभग कोचिंग क्लास लगा लेते हैं, तो हर एक कोचिंग क्लास अपने अपने हिसाब से ठीक ठाक ही कर देता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तीसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन में होना चाहिए। कितना महीना में होना चाहिए? अभी मैंने बताया 3-4 महीना में हो जाना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शनल है नहीं पूरी UPSC के लिस्ट में कि जो 3-4 महीने में हो जाए। और जो 3-4 महीने में हो जाता है, करवा देते हैं, तो उनको ये 290 से 310 नंबर नहीं आता। 250 नंबर लेके तू अगले साल के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है कि इसी साल फाइनल करना है ना। तो ये समझ लो। तीसरा चीज़ ये है कि क्या होना चाहिए? अभी मैंने बताया कि GS में भी फायदा हो और मेंस में भी फायदा हो। ऐसा कभी होता नहीं UPSC में, क्योंकि सबका अप्रोच अलग अलग है, सबका एटीट्यूड अलग अलग है, इसलिए ये सब नहीं होता है। तो एक ही चीज़ है कि जिस किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आपको, सिलेबस कितना भी लेंदी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिलेबस लेंदी नहीं होता ये तो तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर को स्टडी करेंगे। तो कोई भी ऑप्शनल पेपर रखने से पहले या उसके बारे में सोचने से पहले उसके पेपर को देख लो। थोड़ा बहुत तो देखना बनता है, 10%, 15%, 20% जो भी है। अब हर ऑप्शनल पेपर को देखने के बाद और पेपर पैटर्न को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो कंपलसरी है। सामान्य तौर पर इसमें शॉर्ट नोट पूछता है।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें से 2 या 1 सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो कंपलसरी, सेकंड सेक्शन जो आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें से 2 या 1 करना है, या इसमें से 1 और 2 करना है। ऐसे 8 में से कितने सवाल करने हैं? मात्र 5 सवाल करने हैं। और टॉपिक कितना दिया है सिलेबस में? हर एक सिलेबस के 10-10 दिया है, मतलब लगभग है ना दुगना क्या दिया है भाई, डबल सिलेबस दे दिया है आपको। अब उसके लिए मिड पॉइंट एक ही चीज निकाल सकती है, 2012 से 2025 तक का आपको दिया गया पेपर। हम लोग 60% सिलेबस करके भी 100% क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आ सकते हैं। यह हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा, यह हमारा अप्रोच रहेगा। मतलब तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया। 60% सिलेबस करेंगे तो लगभग 4 महीने में 5 महीने में हो जाने वाला सिलेबस हमने कर लिया। इस बात का जवाब है कि सर बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। हो गया तो 40